नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्न लिए गए हैं। आज आप लोगों को एकदम सच्ची हिंदी के शिक्षण के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का कितना सही होता है आज की लाइव क्लास में। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार कह देंगे कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और आज का आप लोगों का टारगेट वही रहेगा जो हर बार रहता है, 15 में से 13 प्लस कितने लोगों का सही होता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारा प्रश्न पहला क्या कह रहा है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या होता है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं उनकी भाषा क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या होता है, उनमें कैसे किया जा सकता है। पहला कह रहा है कि भाषिक नियमों पर अधिकार प्राप्त करके, दूसरा कह रहा है भाषी संरचनाओं का अधिकार, तीसरा कह रहा है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, और चौथा कह रहा है कि अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। तो जल्दी से बताइए कि पहले का आंसर क्या होगा हमारा। आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा पहले का आंसर क्या होगा हमारा, और सभी लोगों का सही भी आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं उनकी भाषाई बोलने की और सुनने की और गतिविधि आधारित जो भाषाएं होती हैं उसकी क्षमता का विकास करने से क्या अर्थ है। पहला कह रहा है कि जो भाषिक नियम होते हैं उसकी आधिकारिक से होता है, दूसरा कह रहा है कि भाषिक संरचनाओं के, और तीसरा कह रहा है प्रयोग से, और चौथा कह रहा है कि कुछ अनुकरण के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा पहले का। तो पहले का आंसर होगा हमारा तीसरा, जो भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार से होता है। यहाँ कह रहा है नियमों की, यानी नियम से चलने की बात कर रहा है। तो जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं वो नियम से नहीं चल सकते हैं। और यहाँ संरचना का अधिकार, यानी भाषिक संरचना, यानी उसे एक क्रम में रखने की बात कर रहा है। यहाँ प्रयोग से कर रहा है, यहाँ प्रयोग करेंगे बालक। प्रयोग का अर्थ यहाँ पे ये होगा कि एक दूसरे से बोलचाल के माध्यम से वो कुशलता उस भाषा पे प्रयोग मतलब कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि अनुकरण करने से अधिकार, यानी जो बालक होते हैं बस अनुकरण करते रहें, बस देखते रहें, वो बोलचाल की भाषा न समझ सकें, न अपनी तर्क शक्ति को न रख सकें। तो इस बार पे हमारा चौथा गलत है, दूसरा गलत है, पहला गलत है, बचा कौन हमारा तीसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। कह रहा है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता है। पहला कह रहा है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा कह रहा है कि पहले नियम बताना, और तीसरा कह रहा है कि पहले नियम का विश्लेषण करना, और चौथा कह रहा है पहले मनोरंजन गतिविधि आधारित करना। तो जल्दी से बताइए कि दूसरे का आंसर क्या होगा। दूसरे का आंसर आशा करते हैं सभी लोगों का सही होगा। तो जल्दी से बताइए। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आगमन की बात कर रहा है। आगमन मिस होता है उदाहरण होता है, और निगमन मिस जो होता है हमारा, निगमन मिस होता है नियम, निगमन मिस होता है नियम से चलना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर प्रश्न में अगर आगमन दे दिया तो आप लोग समझ जाइएगा कि अगर ऑप्शन में कहीं भी अगर उदाहरण दिया है तो उसको सही कर दीजिएगा आप लोग। अगर नियम दिया है तो, अगर निगमन विधि दिया है तो नियम को ढूंढिएगा। तो जल्दी से बताइए। अब तो आप लोगों को पता ही चल गया कि कौन सा सही होगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, या तीसरा या चौथा। तो जल्दी से बताइए। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा पहला, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बालकों की समझ पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। किसी पाठ को पढ़ाने से पहले हम उस गतिविधि से आधारित कुछ उदाहरण बताएंगे, ताकि वो समझ सकें। जैसे अगर हमें उन्हें भोजन के बारे में पढ़ाना है तो हम कहेंगे कि आपने आज घर से क्या खा के आया है, तो बताएंगे कि ये चीज़ खाएंगे, तो उदाहरण हो गया। इस आधार पर हम शिक्षण करा सकते हैं। तो हमारा दूसरे का आंसर होगा पहला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। पहला कह रहा है हमारा कि उस भाषा का व्याकरण जानना, दूसरा कह रहा है शब्दों के अर्थ जानना, और तीसरा कह रहा है कि उस भाषा की वाक्य संरचना की बात कर रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। तो जल्दी से बताइए कि इसका अर्थ क्या होगा तीसरे का। आशा करते हैं तीसरे का उत्तर सभी लोग बता देंगे। पहला होगा व्याकरण जानना, अर्थ जानना, संरचना जानना, और चौथा कह रहा है कि आधिकारिक प्रयोग। तो जल्दी से बताइए कि तीसरे का आंसर क्या होगा। तो तीसरे का आंसर होगा हमारा चौथा, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग। अगर आप जो हैं अगर उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करेंगे, प्रयोग से अर्थ ये हुआ कि आपस में मेल जोल के माध्यम से उस भाषा को जानना कि क्या है,
यानी आप संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे से जान सकते हैं। जैसे जो छात्र है वो शिक्षक से पूछेगा तो वो शिक्षक बताएगा उसे, तो उसका प्रयोग हुआ वो, इस आधार पे हमारा तीसरे का चौथा सही होगा। यहाँ पे व्याकरण जानने की बात कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बालक को व्याकरण का उदाहरण देना कोई लाभ नहीं है, वो नहीं जान सकते हैं। और यहाँ शब्दों के अर्थ हैं, जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं वो शब्दों के अर्थ नहीं जान पाएंगे। और यहाँ कह रहा है कि वाक्य संरचना, यानी वाक्य संरचना जो होता है उच्च कक्षाओं में होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि वाक्य संरचना जो होती है ये उच्च कक्षाओं के लिए होती है। इस आधार पर बचा हमारा कौन, चौथा बचा, तो चौथा हमारा सही है, प्रयोग करना यानी गतिविधि आधारित यानी संप्रेषण के माध्यम से सीखना। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक, जो भाषा का शिक्षक है, के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, याद रखिएगा, नेगेटिव शब्द दिया है। आप लोग प्रश्न को पढ़ते समय हाँ और ना का प्रश्न देख लीजिए कि नेगेटिव है पूछ रहा है या फिर पॉजिटिव पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला कह रहा है कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, यानी जो विभिन्न आवश्यकता वाले हैं, जो अक्षम बालक हैं, समावेशी जो बालक हैं, उनके लिए जो संसाधन है उसकी खोज करना कि कौन से संसाधन से वो पढ़ सकते हैं। दूसरा कह रहा है हमारा कि बच्चों की भाषाई संबंधी, जो भाषा संबंधी क्षमता की पहचान करना है कि कौन से बालक क्या भाषा सीख सकता है, क्या नहीं सीख सकता है। और तीसरा कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री यानी देखने की और सुनने की सामग्री जो है उसे उपलब्ध कराना। और चौथा कह रहा है कि बच्चों का आकलन करते समय अति उदार यानी उदार का मतलब ये हुआ कि स्वाभाविक रूप से हम उसे सहनशीलता से उस बारे में जानें, आकलन करें कि बच्चों की क्या आवश्यकता है और कैसे पढ़ाया जा सकता है उन्हें, और किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है। उदार का मतलब ये हुआ कि एकदम शांतिपूर्ण यानी अपने जो स्वभाव को है एकदम उदार रखना है, एकदम शांत रखना है उस आधार पे। तो जल्दी से बताइए हमारा चौथे का आंसर क्या होगा हमारा। तो चौथे का आंसर होगा हमारा चौथा, लगभग सभी लोगों का सही आया है। और तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है कि यहाँ कह रहा है विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों की संसाधन की खोज करना। तो ये भाषा का जो शिक्षक होता है उसकी नहीं होता है, ये प्रबंधक का कार्य होता है कि जो संसाधन की जो देख रेख क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, प्रबंधक का, क्लास के प्रबंधक की आवश्यकता होती है। और यहाँ कह रहा है कि क्षमता का पहचान करना, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमता का पहचान करना, तो कि बालक कैसे हैं, कौन से बालक हैं, ये तो जो है ये जो है प्रबंधक का ये भी कार्य है कि वो देखें। भाषा शिक्षक का कार्य ये होता है कि उसे कैसे सिखाया जाए, उसका आकलन किया जाए। यहाँ दृश्य श्रव्य सामग्री से बात कर रहा है, ये हमारा नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के दृश्य यानी जो अलग अलग तरह से आते हैं उससे नहीं होगा हमारा। लेकिन यहाँ पे चौथा देखिए हमारा सही लग रहा है कि आकलन करते समय, यानी आकलन करेंगे आप तो आप खुद ही जान जाएंगे कि कौन से बच्चे की क्या आवश्यकता है क्या नहीं है। और यहाँ कह रहा है कि अति उदार बनना, यानी एकदम उदार यानी शांतपूर्ण रहना। तो इस आधार पे हमारा यही सही है। लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं है, तो यही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी पहचान करना, यहाँ संसाधनों की खोज प्रबंधक कर सकता है। जो अक्षमताओं की पहचान करना ये भी कर सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों की खोज कर सकता है, लेकिन उदार बालकों के साथ नहीं रहना है आप लोगों को। तो इस आधार पे हमारे चौथे का सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर, देखते हैं पाँचवां प्रश्न क्या कर रहा है। पाँचवां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। यानी जो पढ़ने की संस्कृति है उसके विकास के क्रम में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? पहला कह रहा है हमारा सामूहिक, दूसरा कह रहा है व्यक्तिक, तीसरा कह रहा है सस्वर और चौथा कह रहा है मौन। यानी पढ़ने की संस्कृति यानी जो पढ़ने की तरीका है उसका विकास करने के क्रम प्रोत्साहित कर सकते हैं। किस क्रम में प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता कौन सी है? पहला कह रहा है हमारा कि सामूहिक, दूसरा व्यक्तिक, तीसरा कह रहा है कि सस्वर और चौथा कह रहा है मौन। तो जल्दी से बताइए पाँचवें का आंसर हमारा क्या होगा। तो पाँचवें का आंसर होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि इसका तो हमको लगता है सभी लोगों का आंसर सही आएगा। और इसका आंसर होगा पाँचवें का हमारा दूसरा। पाँचवें का आंसर होगा हमारा दूसरा, व्यक्तिगत। यानी व्यक्तिगत होता है, यानी पढ़ने की संस्कृति में विकास करेंगे जो व्यक्तिगत सामूहिक रूप से सभी को। सस्वर, प्राथमिक स्तर पे सस्वर का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं जल्दी। मौन वाचन, प्राथमिक स्तर पे बालक जो होते हैं वो अधिकतर स्वर के माध्यम से ये मौन वाचन नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत यानी कौन से बालक किस स्तर से आते हैं, किस स्तर के आए हैं, उनकी भाषा क्या है, उनकी बोलियाँ बोलचाल की भाषा क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उस आधार पे हम उनको
उनको प्रेरित कर सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं विषय को। तो इस आधार पे हमारा दूसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न की ओर देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? छठा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसका है? कह रहा है कि जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसका होता है? तो जल्दी से बताइए कौन सा है छठे का? पहला कह रहा है कागज़ की गुणवत्ता, दूसरा कह रहा है आकर्षक चित्र, तीसरा कह रहा है कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, और चौथा कह रहा है कि अभ्यासों की बहुलता। तो जल्दी से बताइए कि भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है, यहाँ पे पाठ्य पुस्तक दिया है, का महत्व क्या है, महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? पहला कह रहा है कि कागज़ की गुणवत्ता से, कि कागज़ कितना अच्छा है, और आकर्षण चिन्ह यानी जो पाठ्य पुस्तक में कितने आकर्षण चित्र हैं उससे है, और पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य यानी उसका उद्देश्य क्या है, पढ़ने से उनको लाभ क्या होगा। तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है कि अभ्यास की बहुलता। तो जल्दी से बताइए आप लोग कौन से प्रश्न पे जाएंगे? जल्दी से बताइए छठे के कौन से प्रश्न पे जाएंगे? पहले प्रश्न पे आप लोग जाएंगे, या दूसरे, या तीसरे, या फिर चौथे? तो जल्दी से बताइए छठे का कौन सा आंसर सही होगा हमारा? आशा करते हैं सभी लोगों का सही होगा। तो छठे का आंसर होगा हमारा तीसरा। छठे का आंसर कौन होगा हमारा? छठे का आंसर होगा हमारा तीसरा। देख लेते हैं, कागज़ की गुणवत्ता से कोई महत्व नहीं होता है। कागज़ कैसा भी हो बालक पढ़ लेता है। आकर्षण चित्र को सिर्फ बालक देख सकता है। अभ्यास की बहुलता यानी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराने की। लेकिन जो पाठ्य पुस्तक का उद्देश्यपूर्ण चयन यानी उसका उद्देश्य क्या है, बालक के जीवन में उसका उद्देश्य क्या है, इससे संबंधित है। तो इस आधार पर हमारा छठा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लगभग सभी लोगों का आंसर सही आया है। सातवां का देख रहे हैं क्या कर रहा है सातवां हमारा? सातवां कह रहा है कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा पठन है, क्या है? पहला कह रहा है कि सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, दूसरा कह रहा है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, और तीसरा कह रहा है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, और चौथा कह रहा है कि बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा सातवें का? आशा करते हैं सभी लोगों का सही होगा सातवां। सातवां कह रहा है कि समग्र भाषा पद्धति यानी सभी जो भाषा पद्धतियां हैं उस पर आधारित कक्षा पठन कौन सी है? पहला कह रहा है कि सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, दूसरा कह रहा है कि गतिविधि के आयोजन पर बल देती है, और तीसरा कह रहा है बच्चों के भाषाई विकास के स्पष्ट समझ पर बल देती है, और चौथा कह रहा है कि बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। तो जल्दी से बताइए सातवें का आंसर क्या होगा? कौन से प्रश्न पे आप लोग जा रहे हैं? पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, या तीसरे पे, या फिर चौथे पे? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? आशा करते हैं सातवें का प्रश्न सभी लोग बताएंगे। तो सभी लोग एक ही प्रश्न की ओर जा रहे हैं, तीसरे प्रश्न की ओर, जो बच्चे की भाषाई विकास की स्पष्टता समझ पर बल देना यानी जो भाषा के विकास है, जो बालक हैं उनके भाषाई विकास पर अधिक बल देना यानी उनका भाषा विकास हो सके। यहाँ पे कह रहा है कि सभी भाषाओं को सीखने पर बल यानी वहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे कठोरता की बात कर रहा है, कठोरता की, बल देने की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बल देने की बात कर रहा है, लेकिन आयोजन की, गतिविधि आयोजन से उनकी भाषा का विकास नहीं हो सकता है, गतिविधि आयोजन से। हाँ, यहाँ पे देखिए बाल साहित्य यानी खेल कूद से पढ़कर सुनाने की बात कर रहा है, यानी खेलते समय बालक नहीं सुना सकते, वो उस गतिविधि में बाझे रहेंगे। लेकिन हमारा ये देखिए दूसरा प्रश्न जो कर रहा है सातवें का, देखिए तीसरा प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि बच्चे के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ यानी उनकी जो भाषा विकास एकदम स्पष्ट हो, शुद्ध हो, यानी बोलचाल की भाषा उनकी एकदम सही हो, सटीक हो। इस आधार पे हमारा सातवें का तीसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, देखते हैं कितने लोगों का आठवां सही होता है, और आठवां क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। आठवां कह रहा है कि विद्यालय के बाहर का जीवन यानी विद्यालय जो विद्यालय में है और उससे बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देती है, क्योंकि कह रहा है कि जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है और बाहर जो जीवन है उससे बालक सीखते हैं, उससे ज्ञान अनुभव भाषा के सीखने में आवश्यक प्रेरणा देती है, यानी उनके भाषा के सीखने में आवश्यक प्रेरणा देती है। क्योंकि किस लिए देती है? पहला कह रहा है कि इससे व्याकरणीय नियमों को जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ व्याकरण नियम की बात कर दे रहा है, ख्याल कर लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे नियम की बात कर रहा है, तो नियम तो निगम से चला जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मानक वर्तनी सम्यक से, यहाँ मानक वर्तनी यानी जो नियम है ये भी नियम से ही चला जाएगा, मानक होने सम्यक ज्ञान से, यानी जो
उनकी पढ़ने का शैली वो नियम से है। और तीसरा कह रहा है कि लेखक की विभिन्न शैलियों पर परिचय मिलता है, यानी बाहर कहाँ उनको जो लेखक है उनके बारे में मिलेगा, तो विद्यालय में ही पता चलेगा। और तीसरा कह रहा है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, मतलब जो बोलचाल की भाषा है, सामूहिक गतिविधियाँ हैं, और वो उससे, और जो हमारे विद्यालय की जो भाषा होती है, विद्यालय में भाषा अधिकतर बालकों को मातृभाषा के रूप में दिया जाता है। तो इस आधार पर हम आप लोग कौन से प्रश्न पे जाएंगे, पहले प्रश्न पे जाएंगे या फिर दूसरे या फिर तीसरे या फिर चौथे? तो जल्दी बताइए 8वें का कौन सा सही है? तो 8वें का हमारा सही होगा चौथा, समृद्ध भाषिक परिवेश। क्योंकि जो बालक बाहर की भाषा से सीख कर आता है उससे जोड़कर हमें विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, ताकि बालक का विकास हो सके, उसमें रुचि ले सकें। पर यह आप लोगों को पता ही होगा कि जो शिक्षण, जो भाषा शिक्षण की जो जो गतिविधि होती है वो विद्यालयी और परिवेशी जीवन से जोड़कर पढ़ाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? पहला कह रहा है कि आमतौर पर बच्चे क्या होते हैं? तुतलाकर बोलते हैं। दूसरा कह रहा है पठन लेखन में दक्ष होते हैं। और तीसरा कह रहा है स्वर अभिव्यक्ति जानते हैं। और चौथा कह रहा है कि भाषा के व्याकरणीय नियम जानते हैं। तो जल्दी से बताइए, ये आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए कि आप कौन से प्रश्न पे जा रहे हैं। बालक के, जो बालक है उसके कौन से क्रिएटिव पे जा रहे हैं, आपकी वो कौन सा कार्य पहले से सीख कर आता है जो विद्यालय में आता है बालक। तो जल्दी से बताइए आप कौन से प्रश्न पे जा रहे हैं। जो बालक पहले कक्षा में प्रवेश लेता है, आता है, तो उसमें क्या क्या गुण होता है? तुतला कर बोलने का, पठन लेखन की क्षमता का दक्ष होता है, और स्वयं स्वयं जो स्वयं होता है अभिव्यक्ति जानता है, और चौथा कह रहा है कि भाषा के व्याकरणीय नियम को। तो जल्दी से बताइए 9वें का आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। पहली कक्षा में जब प्रवेश लेने से पहले पहले आमतौर पर बच्चे क्या होते हैं? तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए 9वें का आंसर। जल्दी से सोच विचार के दीजिएगा। इसका आंसर 9वें का, पहली कक्षा में जब बालक प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? तो जल्दी से बताइए क्या होगा हमारा 9वें का। 9वें का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। ये आप लोगों को सोचने का भी समय दे रहे हैं कि तुतलाकर बोलते हैं, या फिर पठन लेखन में दक्ष होते हैं, या फिर लेखन में होते हैं, या फिर शोर में होते हैं, या फिर भक्ति में। तो आप पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, या तीसरे पे, या चौथे पे? तो हमारा आंसर होगा तीसरा। जो 9वें का आंसर होगा हमारा तीसरा होगा। कह रहा है तुतला कर बोलते हैं, ये गलत है। बालक की वो जो होती है वो विशिष्ट बालक अक्षमता बालक की जो योग्यता आती है उसकी होती है। पठन लेखन में दक्ष, यानी पढ़ने लिखने में एकदम सही होते हैं। और यहाँ पे कह रहा है व्याकरण नियम, यानी पहली कक्षा में आकर बालक कैसे नियम को जान सकते हैं। पहले ही उन्हें तो 5वीं कक्षा के उच्च कक्षाओं में आने के बाद ही नियम और नियम का ज्ञान होता है। तो हमारा बच्चा ज्ञान स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं, यानी बोलचाल की भाषा बोलना बैठना उठना जानते हैं बालक। तो इस आधार पर हमारा तीसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि सुरभि अक्सर, यहाँ पे देखिए अंगा होगा, यहाँ पे अंगा होगा। सुरभि अक्सर अंग वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? यानी सुरभि जो है अंगा वाले जो शब्द हैं अंग वाले, उसको उच्चारित करते समय गलत तरीके से करती है, आप क्या करेंगे? आप पहला कार्य आपका है कि उसे अंगा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलने का अभ्यास कराने की बात कर रहा है। यहाँ पे बोलने और पढ़ने की अभ्यास करने की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है अंग वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने की बात, यहाँ पढ़कर और लिखकर बात कर रहा है। याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए बोलकर अभ्यास करने की बात कर रहा है, पढ़कर और बोलकर। यहाँ पे कह रहा है कि पढ़ने और लिखने से, और यहाँ पे कह रहा है कि उसे अंग वाले शब्दों को पहले पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, यानी आप पहले पढ़ेंगे अंग को, अध्यापक पढ़ेगा, फिर बालक जो होते हैं वो पीछे पीछे पढ़ेगा। तो यहाँ पे पीछे पीछे दोहराने की बात कर रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ प्रोत्साहित करने की बात चौथे पे कर रहा है, कि यहाँ प्रोत्साहित करने की बात कर रहा है चौथे पे। तो आप कौन से प्रश्न पे जा रहे हैं? पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, या फिर चौथे पे? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। सुरभि जो है अंग वाले प्रश्नों को अक्सर गलत तरीके से पढ़ती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहला कह रहा है कि उसे अंग वाले शब्दों की सूची, यानी एक सूची बनाएंगे और उसे कहेंगे इसे पढ़ने और बोलने का अभ्यास करें।
करे। दूसरा कह रहा है कि अंग वाले पढ़ने को पढ़ने एवं लिख कर यानी पढ़कर लिख कर अभ्यास करने की बात कर रहा है। और तीसरा कह रहा है कि अंग वाले शब्दों को पीछे पीछे दोहराने की बात कर रहा है। और चौथा कह रहा है कि सहजता से अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहन करेंगे, उसे प्रोत्साहन करेंगे अपनी बात कहने के लिए। तो 10वें का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। 10वें का आंसर होगा हमारा चौथा। सभी लोगों ने सही दिया है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ बोलकर, वो तो पहले से ही अंग वाले शब्दों को गलत तरीके से पढ़ेगी तो बोलेगी तो गलत होगा। यहाँ पे लिख कर अभ्यास करने की बात कर रहा है, यानी लिखेगी, लिख कर ही अभ्यास करेगी तब भी नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है पीछे पीछे दोहराने से, अगर उसकी जो व्यंग्यता है बोलने की वो तो पहले से गलत है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सहजता यानी सहानुभूति, सहजता और प्रोत्साहित करने की बात कर रहा है कि उसको प्रोत्साहित यानी उसकी बातों को सुनेंगे कि आखिर उसमें दोष क्या है उसका। इस आधार पे हमारा 10वें का चौथा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की पुष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की पुष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? पहला कह रहा है कि वर्णों की पहचान करना, दूसरा कह रहा है कि विराम चिन्हों का ज्ञान, और तीसरा कह रहा है पढ़ने की प्रवाह, और चौथा कह रहा है अर्थ निर्माण। तो जल्दी से बताइए। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, उच्च स्तर की बात नहीं कर रहा है। कि अक्षमता, जो क्षमता है पढ़ने की, आकलन करता है, पुष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो जल्दी से बताइए। वर्ण की पहचान करने के लिए प्राथमिक स्तर पे, और विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने के प्रवाह, और चौथा कह रहा है कि अर्थ का निर्माण। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 11वें का। तो 11वें का आप बताइए जल्दी से। 11वें का कह रहा है कि वर्ण की पहचान करना, विराम चिन्हों का ज्ञान, और तीसरा कह रहा है कि पढ़ने के प्रवाह। तो हमारा आंसर होगा 11वें का चौथा। 11वें का हमारा आंसर होगा अर्थ निर्माण करना। प्राथमिक स्तर पर बालक जो होता है अर्थ निर्माण करना अगर सीख लेता है तो उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। तो इस आधार पर हमारा 11वें का चौथा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है। यानी जो भाषा की कक्षा होती है उसमें कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पे उद्देश्य पूछ रहा है कहानी सुनाने की। तो पहला कह रहा है बच्चों का मनोरंजन करना, दूसरा कह रहा है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, और तीसरा कह रहा है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, चौथा कह रहा है कि बच्चों को अनुशासन में रखना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 12वें का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। यहाँ पे मनोरंजन की बात कर रहा है, कल्पना शक्ति की बात कर रहा है, सुनकर दोहराने की बात कर रहा है, अनुशासन की बात कर रहा है। तो जल्दी से बताइए 12वें का आंसर क्या होगा। 12वें का आंसर लगभग सभी लोगों का सही है। अगर वीडियो सही लगे, अच्छे आज की लाइव क्लास लग रही है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जल्दी से बताइए 12वें का आंसर क्या होगा हमारा। 12वें का आंसर किस पे जा रहे हैं आप सभी लोग? पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, या फिर चौथे पे? तो हमारा आंसर क्या होगा 12वें का? 12वें का होगा हमारा दूसरा। तो देख रहे हैं क्या कर रहा है, यानी कहानी सुनाने से सिर्फ उसका मनोरंजन नहीं होगा, ये गलत हमारा है। सुनकर दोहराने की आदत है, यानी दोहराएगा तो कोई लाभ नहीं होगा। अनुशासन में रहने, यानी उन्हें एक नियम में रहने की बात कर रहा है। लेकिन अगर बालक जो है कहानी सुनाया जा रहा है तो काल्पनिक शक्तियों का विकास होता है। वो सोचने लगते हैं, सोचने ये लगते हैं कि अगर मैं भी राजा रहता तो क्या होता, मैं भी शक्तिमान रहता तो क्या होता, यानी उनकी काल्पनिक शक्तियों का विकास होता है। इस आधार पर हमारा 12वें का दूसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 13वां प्रश्न कर रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा जो होता है बच्चे जो होते हैं बहुत कुछ लेकर आते हैं, जैसे रिक्त स्थान है, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण। तो आप किस पर जाएंगे, वो कौन सा चीज़ लेके आते हैं? कमियां लेके आते हैं, समस्याएं लेके आते हैं, भाषा एवं पाठ्य पुस्तक। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर लगभग सभी लोगों का सही होना चाहिए। कि जो बालक होता है वो प्राथमिक स्तर पे जब प्रवेश लेता है प्राथमिक स्तर पे, तो अपने साथ क्या लेकर आता है विद्यालय में? कमियां लेके आता है, समस्या लेके आता है, भाषा लेके आता है, या फिर पाठ्य पुस्तक लेके आता है? ये प्राथमिक स्तर पे बात कर रहा है बालक। जो प्राथमिक स्तर में बालक प्रवेश करता है तो विद्यालय में आने से पहले बहुत कुछ लेके आता है, अपने अनुभव लेके आता है। वो साथ में क्या लेके आता है? पहला कह रहा है कमियाँ, समस्या, भाषा और पाठ्य पुस्तकें। तो जल्दी से बताइए 13वें का आंसर। आशा करते हैं 13वें का आंसर सभी लोगों का सही होगा। तो 13वें का आंसर होगा हमारा तीसरा, भाषा। यानी बालक जो होता है प्राथमिक स्तर में प्रवेश करने से पहले, यानी विद्यालय में प्रवेश करने से पहले उनकी भाषा विकास हो जाता है। वो बोल चाल लेते हैं, अपनी भाषा, अपनी बातों को रख लेते हैं। कमियां तो
लेके आते हैं या नहीं लेके आते हैं ये तो बाद में पता चलता है। समस्याएं, क्या समस्याएं लेके आएंगे आप? पाठ्य पुस्तक तो लेके आएंगे ही, लेकिन भाषा का विकास उनमें हो जाता है। वो अपनी बातों को रख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारी जो, अगर भाषा का विकास लेके बालक विद्यालय में आता है तो अपने कमियों को बता सकता है, अपनी समस्याओं को बता सकता है, और पाठ्य पुस्तक तो लेके आएगा ही। इस आधार पे हमारा सर्वोत्तम जा रहा है, हमारा पहले पे न जाकर दूसरे पे न जाकर तीसरे पे जा रहा है, यानी भाषा विकास का हो जाता है प्राथमिक स्तर पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 14वां प्रश्न कर रहा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। कौन सा अर्थ नहीं है? यानी बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलने की अभिव्यक्ति जो होती है उसके विकास में उसका अर्थ क्या नहीं है। पहला कह रहा है कि बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। दूसरा कह रहा है कि वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना। तीसरा कह रहा है कि कहानी सुनकर शब्दंश दोहराना, यानी शब्दों को दोहराना। और चौथा कह रहा है कि अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति करना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 14वें का। 14वें के आंसर आशा करते हैं सभी लोगों का सही होगा। जल्दी बताइए 14वें का आंसर क्या होगा हमारा। बातचीत करने की सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, और वाद विवाद बेझिझक होकर करना, कहानी सुनकर शब्दंश दोहराना, और चौथा कह रहा है कि कल्पनाओं की मौखिक। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले का कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है। तो जल्दी से बताइए तो आप कौन से आंसर पे जा रहे हैं? पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, तीसरे पे या फिर चौथे पे? तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर होगा हमारा 14वें का। जल्दी से बताइए 14वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। तो चलिए बारी बारी से देख लेना है क्या कह रहा है। कह रहा है कि बातचीत सक्रिय भागीदारिता, जो मौखिक जो अभिव्यक्ति होती है यानी बोलने की जो अभिव्यक्ति होती है, बालक सक्रिय रूप से अपनी भागीदारिता निभाता है, यानी बोलता है, अपनी बातों को रखता है। वाद विवाद में झिझक होकर करता है। मौखिक भाषा का अर्थ यही होता है ना कि बोल कर ही अपनी बातों को रख सकता है। और यहाँ पे कह रहा है कि अपनी कल्पनाओं और मौखिक यानी जो सोचता है, तर्क करता है, उसे रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या करा है कि कहानी सुनकर शब्दंश दोहराना, यानी जो कहानी आप बता रहे हैं बालक को उसको दोहराना, उसके शब्दों को दोहराना नहीं। बालक सिर्फ सुनते हैं कहानी को और तर्क करते हैं। इस आधार पे हमारा तीसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न। ये आप 15वां प्रश्न की ओर वो आप ही लोगों के लिए रखा गया है 15वां प्रश्न। देखते हैं कितने लोगों का सही होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है? क्या पहला कह रहा है कि स्वयं भाषा यानी स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, यानी जो शिक्षक होता है उसकी स्वयं की भाषा प्रभावी हो। दूसरा कह रहा है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण, यानी जो भाषा का शिक्षक है उसको भाषा का पूर्ण ज्ञान हो। और तीसरा कह रहा है कि भाषा शिक्षक जो भाषा है शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। जो भाषा का शिक्षक होता है, भाषा शिक्षक का वो जो उच्चारण शब्द कर रहा है उसको शुद्ध करे, उस पर ध्यान हो। और चौथा कह रहा है कि भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से लें। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे या फिर चौथे पे? तो जल्दी से बता दीजिएगा 15वें का आंसर कमेंट बॉक्स में। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, इसलिए जो बोलने का शैली है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कि पहले पे जाएंगे, दूसरे पे, तीसरे पे या फिर चौथे पे। तो आप लोगों को उत्तर नीचे दिए गए हैं, एक बार देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा। तो 15वें के आंसर जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगली क्लास किस पे चलाई जाए ये भी बता दीजिएगा। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही।